अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस, प्रोविजंस लेकर के आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सक्सेस हो नहीं पा रही, वो रेगुलेट कर पा रही। जैसा वो चाह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो सके, ऐसा हो नहीं रहा। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद सपोर्ट नहीं कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इनके प्रोविजन से, इनके रेगुलेशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को लग चुका है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए वो कोऑपरेट नहीं। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है। अब ब्रिटेन में एक नए पीएम बने, पिट्स, विलियम पिट। विलियम पिट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, उनको कहा था पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर इसलिए कहा था 24 ईयर की एज में, 24 की एज में वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो बहुत यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उनको कहा था पिट्स द यंगर। विलियम पिट विलियम पिट ने कहा कि ठीक है, एक रेगुलेशन से एक लाते हैं, एक रेगुलेशन हम लोग लेकर के आते हैं ताकि इंक्रीज किया जाए, एक कुछ प्रोविजंस रखते हैं ऐसा ताकि इंक्रीज किया जाए अपने रेगुलेशंस को, कंट्रोल को इंक्रीज किया जाए, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। याद रखिएगा 1781 और 1784 ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। ठीक है, 1781 क्या है, एक अमेंडमेंट। 1784 इसमें भी एक सुधार ही किया गया, रिफॉर्म ही किया गया, अमेंडमेंट ही की गई, लेकिन इसको एक रेगुलेशन किया। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस टाइप कहते हैं कि हाँ इनको एक रूल्स, एक प्रोविजंस दिए गए, जो एडिशनल प्रोविजंस इनको दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि हम कंट्रोल को इंक्रीज कर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, लिखिए, अब इसके फीचर्स को लिखते हैं जरा, इसके फीचर्स को देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं या प्रोविजंस क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, या क्या प्रावधान है। तो अब यहाँ पे किया क्या गया कि कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शन है ना उसको अलग अलग कर। तो पहली बार इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फंक्शन ऑफ कंपनी। तो लिखिए, इट डिस्टिंग्विश्ड इट डिस्टिंग्विश्ड it distinguished between the commercial and commercial and political functions of ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, यानी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया या अलग कर दिया। ठीक है, तो फिर हम गवर्नेंस सिस्टम कैसे चलाएंगे, तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रोविजन को, यहां पे स्टैब्लिश की गई, स्टैब्लिश्ड
established dual government system. द्वैध शासन प्रणाली। क्या था ये द्वैध शासन प्रणाली? याद रखिएगा, फिल्म्स में पूछा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम किस एक्ट से लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, या इसको डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहते हैं, या हम ड्यूअल कहते हैं, या डबल गवर्नमेंट सिस्टम पे द्वैध शासन प्रणाली के। अब सोचो ये क्यों लाया गया? क्योंकि उन्होंने आंसरेबल अथॉरिटी किसको बनाया था? आंसरेबल अथॉरिटी, ये वर्क कर रहे हैं? ठीक है, तो आंसरेबल अथॉरिटी 1773 में कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप सोच रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसके लिए वो 1600 से जिसको आंसरेबल था, जिसके लिए, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को। अब वो अचानक से ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगा? वो वफादार था किसका? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके अंडर था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के अंडर, कंपनी के मालिक के अंदर। अब हम एकदम से कहें कि वो कंपनी के मालिक की वफादारी छोड़ करके वो ब्रिटिश सरकार की वफादारी करेगा? नहीं करेगा। ट्रू रिपोर्ट देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे इनको प्रॉब्लम हुई कि उन्हें रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं, जिस तरह से वो आंसरेबल अथॉरिटी चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का वो जो डिसीजन था उनका, वो फेलियर था। इन्होंने कहा ठीक है, अब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ही हम अलग कर। इन्होंने कहा कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन अब अलग अलग होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। दो बॉडी होगी, एक जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, दूसरा हम एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पहली बॉडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको याद, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको अभी रहने देंगे। दूसरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, एक नई बॉडी बनी जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इनको कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण या नियंत्रण निकाय। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वर्क क्या हुआ? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। ठीक है, 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 6 मेंबर होंगे, 6 सदस्य, 6 सदस्यों की एक टीम बनी जिसको कहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, जिसका वर्क होगा कि जितनी भी ऑपरेशंस होंगे एक्सेप्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन, यानी मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, सिविल मैटर हो गया, या फिर पॉलिटिकल मैटर हो गया, सारे मैटर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे, सुपरवाइज बोर्ड ऑफ कंट्रोल करे। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रहेगा, ये चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो मिलिट्री का मैटर हो, ठीक है, ये सारे मैटर्स के लिए, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो, रेवेन्यू मैटर हो, इस सारे मैटर पे किसके अंडर कंट्रोल होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यानी इस पे सुपरवाइज कौन करेगा? इन सभी सारे मैटर्स को सुपरवाइज की जाएगी। सुपरवाइज कौन करेगा इनको? सुपरवाइज की जाएगी बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव होगा
ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधि होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है, यानी आप यहां पे कह सकते हो कि सर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कंप्लीट अंडर कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठेंगे ना वो ब्रिटिश सरकार के ही पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो बैठेगा 6 लोग जो होंगे, 6 सदस्य जो होंगे, उसमें स्टेट सेक्रेटरी होगा। ठीक है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होगा, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स होंगे, इसमें एडवाइजर्स होंगे, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और इन सबको अपॉइंट की जाएगी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा, कंपनी के लोग इसमें वर्क नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वो वर्क करेंगे जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं। यानी यहां पे इसने कंपनी को इतना कमजोर कर दिया कि कंपनी के जितने भी अच्छे वर्क, मतलब जो ऐसे वर्क जो बहुत इंपैक्टफुल थे, जैसे सिविल मैटर, जैसे मिलिट्री का मैटर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये सब इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल वर्क, वाणिज्यिक कार्य करेगा। ठीक है, वाणिज्यिक फंक्शंस को, कॉमर्शियल फंक्शंस को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा कि तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तुम अपना रिप्रेजेंट करो कंपनी को। अब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये रिप्रेजेंटेटिव हुआ कंपनी का, ईस्ट इंडिया का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिपोर्ट किसको करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपना कार्य नहीं किया। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में, अब सोचो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी पावर तो सारा सारा थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आंसरेबल अथॉरिटी बनाया, लेकिन आंसर दिया नहीं। अब क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाए, अब मॉनिटर क्या करे? बच्चों के साथ मिलजुल कर हल्ला खुद करे, खुद बदमाशी करे, तो टीचर क्या करेगा? मॉनिटर चेंज। ठीक है, ऐसे ही इसने कहा कि आंसरेबल अथॉरिटी तो तुम थे, लेकिन तुमने काम नहीं किया, अब तुम्हारा फंक्शन हमने चेंज किया। फंक्शन चेंज करके कहा कि तुम सिर्फ कॉमर्शियल काम देखो। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कर रही, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, लेकिन उस पर कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिश सरकार का। क्योंकि अब उस पर नजर सीधा ब्रिटिश सरकार रख रही है। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खुद कंपनी का आदमी, रखेगा कहाँ? नहीं रखेगा। ट्रू रिपोर्ट नहीं जाएगा ब्रिटिश सरकार के पास, जैसा कंपनी चाहेगी वैसा करेगी। अब क्या होगा? अब उनको डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, क्लियर? तो डबल गवर्नमेंट क्या हुआ? कंपनी को, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर? तो यहां से क्या हुआ? डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब दो पावर हो, एक पावर जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल वर्क करेगा, दूसरा पावर जो हो गया वो क्या करेगा? वो सारे वर्क को, कमर्शियल छोड़ करके बाकी सारा वर्क, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, रेवेन्यू, सब ये देखेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल भी करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो कंट्रोल करेगा, ये भी रेगुलेट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये एक रेगुलेशन करेगा, रेगुलेट करेगा, नियंत्रण करेगा, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। यानी एक एपेक्स बॉडी कौन सी हो गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समन, मतलब समन कहना, रेगुलेशन, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे एक सुप्रीम पावर मिल गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, इसको कहते हैं द्वैध शासन की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर? नाउ अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम अब एक तो ये हो गई,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आंसरेबल अथॉरिटी, अपना ही अथॉरिटी रख दिया। दूसरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तो गवर्नेंस अच्छा नहीं है। तो उसने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, अब उसको 3 मेंबर कर, कहा कि नहीं अब 3 मेंबर्स काउंसिल होगी, सिर्फ 3 मेंबर्स होंगे, पहले 4 मेंबर होते थे, अब 3 मेंबर। यानी गवर्नर जनरल, लिखिएगा, द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ was reduced to 3 members. Governor General Council's strength Governor General Council's strength was reduced to 3 members. पहले कितना था? 4 मेंबर, अब 3 मेंबर कर दिया गया, 3 मेंबर्स। नेक्स्ट लिखिएगा, one of the three would be the commander in chief. One of the three would be commander in chief of British Army. इसका क्या मतलब हुआ? ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। अब देखो जरा हिंदी में पढ़ लीजिए। गवर्नर जनरल परिषद में गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल में सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया, जिसमें एक सदस्य ब्रिटिश ब्रिटिश सेना का भारत में ब्रिटिश सेना का जिसमें एक सदस्य भारत में ब्रिटिश सेना का सेनापति होगा, जिसमें एक सदस्य भारत में ब्रिटिश सेना का सेनापति होगा। ठीक है, पहले काउंसिल में 4 मेंबर होते, एक होता था एक होता था गवर्नर, और एक होते थे 4 काउंसिल के मेंबर होते थे, टोटल हो गए 5। डिसीजन जो होना था मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी डिसीजन कैसे होती? 3:2 हो जाएगा, 3 जिसके पास हो गया मेजॉरिटी हो गई, 2 जिसके पास रहा। अब तू सपोज करो कि गवर्नर जनरल के पास ही 2 लोग हैं, तो गवर्नर जनरल के पास तो मेजॉरिटी रही नहीं, तो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है काउंसिल और गवर्नर जनरल में बन गई। इन्हें अब कहा पिट्स इंडिया एक्ट में कहा कि ठीक है, गवर्नर जनरल तो एक होगा, काउंसिल में 3 की जगह अब हो जाएंगे, 4 की जगह मेंबर हो जाएंगे 3। एक हो गया गवर्नर जनरल में, 3 हो गए। इस 3 में से एक मेंबर जो होगा वो होगा कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना का सेनापति। ठीक है, बच गया कितना मेंबर? 2 मेंबर, एक मेंबर गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ। यानी अब जो होगी एक पोजीशन एक फेयर रहेगी। ब्रिटिश सरकार को अगर कोई वर्क करना होगा तो कमांडर इन चीफ की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती है, अपॉइंटमेंट ब्रिटिश सरकार करता है, तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए वफादार रहेगा। गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश सरकार के लिए रहे। 2 मेंबर यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे हुआ, अगर एक मेंबर भी मिल गए तो यहाँ पे काम बन गया, यानी मेजोरिटी मिल जाए। यानी कुछ हद तक जो है प्रॉब्लम यहाँ पे मेजोरिटी वाली नहीं रहे। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप वाली बात सुन। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कास्टिंग वोट की पावर दे दी जाए। अब यहां पे क्या हो रहा है, जरा बोर्ड की तरफ देख लिया जाए प्लीज। काउंसिल में 3 मेंबर, 2 अदर मेंबर है, एक कमांडर इन चीफ, इसके पास 1 मेंबर है। ठीक है, सपोज कि कमांडर इन चीफ का भी वोट भी इनके पास मिल गया, तो भी क्या हुआ, 2-2 पे मेजोरिटी, 2-2 पे मेजोरिटी फाइनल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन ऐड किया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा इसको कास्टिंग वोट की पावर दे दी जाए, यानी एक डिसिसिव वोट, निर्णायक वोट, यानी जिसके पास इसका वोट होगा वो मेजोरिटी नहीं। यानी यहां पे क्या किया गया, यहां पे स्ट्रेंथ दी गई, पावर दी गई गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को काउंसिल से सुप्रीम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा, कास्टिंग वोट पावर प्रोवाइडेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कास्टिंग वोट पावर प्रोवाइडेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, कास्टिंग वोट की पावर जो है दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी अब इसकी पावर जो है, इसकी पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये स्ट्रेंथ जो है इसकी बढ़। अब काउंसिल का डिसीजन जो होगा हमेशा गवर्नर जनरल बंगाल की फेवर में। ठीक है, यानी लिखिएगा हिंदी में, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को निर्णायक वोट का अधिकार दिया गया, या निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। ठीक है, क्लियर, निर्णायक मत का अधिकार, यानी ये भी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट प्रोविजन लिखिएगा, द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। अब देखो प्रॉब्लम कहां थी, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी में भी ये लोग अपने मनमाना काम करते थे। ठीक है, कहा गया द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम द सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। लिखिए, द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास became the subordinate to the बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंसी है, कहने का मतलब ये है गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा आपको उसके अधीन ही काम करना, जो हो नहीं रहा था। हो ये रहा था, इन लोगों को लगता ये था कि बंगाल यहाँ पे है, बॉम्बे यहाँ है, मद्रास यहाँ पे है, हम इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, इनसे क्या मतलब। लेकिन इस लॉ में, इस एक्ट में कहा गया कि नहीं, आपको क्लियर, यहाँ पे लॉ को क्लियर रखा गया। यहाँ पे कहा गया कि नहीं, ये जो प्रेसिडेंसी होगी बंगाल, बॉम्बे की और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी होगी, ये बंगाल के अधीन ही काम करेगी, एज ए सबऑर्डिनेट ही वर्क करेगा। आपको अपने डिसीजन से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से एडवाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए कलकत्ता को कैपिटल बना दिया। कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। लिखिएगा, कलकत्ता बिकेम, अच्छा इसका हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिएगा, लिखिएगा प्रेसिडेंसी को ऐसे ही लिखिएगा, प्रेसिडेंसी। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बने या उनके सहायक बने।
बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बने या उनके सहायक। ठीक है, यानी यहां पे एक क्लियर कंट्रोल दिया गया किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या, इसका मतलब क्या है, क्लियर कंट्रोल। यहां पे आपको बताया गया कि हाँ आप सबॉर्डिनेट हैं, अब आपको इसको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि बॉम्बे और मद्रास, यू आर द सबॉर्डिनेट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। पहले भी बोला था, लेकिन बोला गया था लेकिन बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से नहीं था। कहा गया था कि हाँ आप सबॉर्डिनेट के रूप में काम करें, लेकिन किसी को कह देना कि हाँ आप सबॉर्डिनेट के रूप में काम करो, वो ना करे तो फिर क्या होगा, फिर उसको अगेन बताना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, हाँ आपको एज अ सबॉर्डिनेट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ये दिखाने के लिए ये भी किया गया कि कैपिटल जो है ब्रिटिश पोजीशन का, ब्रिटिश की जो टेरिटरी होगी उसका कैपिटल कहा गया कि वो कलकत्ता हो। देखिए कलकत्ता बिकेम, कलकत्ता बिकेम कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ, कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कलकत्ता ब्रिटिश आधिपत्य का, कलकत्ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का, हिंदी में लिखिएगा, कलकत्ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का राजधानी बना। कलकत्ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का राजधानी। ठीक है, और यही यहीं से क्या हो गया, कलकत्ता जो है राजधानी रह गया। भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी पहले। 1911 में डिसीजन लिया गया कि भारत की राजधानी जो होगी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा कि पहली बार ऐसा हुआ। अब यहाँ पे एक बात आप देखते रहोगे, ब्रिटिश पोजीशन, ये वर्ड जो है आपको नया लगा, पहले हमने कभी ब्रिटिश पोजीशन की बात नहीं। तो पहली बार यहाँ पे कहा गया कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन टर्म जो है यहाँ पे यूज किया गया। इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पोजीशन टर्म यूज किया गया। ब्रिटिश पोजीशन का मतलब ये है कि जो कंपनी के जो जितनी क्षेत्र है ना, वो कंपनी की क्षेत्र नहीं है, वो ब्रिटिश का क्षेत्र है। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है। तो कंपनी जहां जहां पे है, कलकत्ता में कंपनी है, बॉम्बे में कंपनी है, मद्रास में कंपनी है, तो ये कंपनी जहां पे है वो कंपनी की जमीनें नहीं है, कंपनी का जो क्षेत्र नहीं है, वो किसका क्षेत्र है, वो ब्रिटिश पोजीशन है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रिटिश पोजीशन वर्ड वाज यूज्ड। ठीक है, लिखिएगा, तो फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश आधिपत्य, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का उपयोग किया गया। पहली बार शब्द ब्रिटिश आधिपत्य का उपयोग किया गया। ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब कंपनी की टेरिटरी किसकी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से, यानी कि ब्रिटिश का पोजीशन माना जाएगा। जो कंपनी की टेरिटरी होगी, जो भी कंपनी की टेरिटरी होगी, यानी जो कंपनी का क्षेत्र होगा, अब वो क्षेत्र किसके नाम से जाना जाएगा, ब्रिटिश पोजीशन माना जाएगा, ब्रिटिश का आधिपत्य माना जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन उसको माना जाएगा। ठीक है, वो कंपनी के ही नाम से जानी जाती थी। अब जो है
हम उसको कहेंगे वो ब्रिटिश पोजीशन। ठीक है, 1833 में जाएंगे तो देखेंगे तो सारा कंट्रोल, सारी जो एरिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के नाम पर। जो उनका रिटर्न जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट की जाएगी, ब्रिटिश आधिपत्य माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा। दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट the British government direct control, direct control. This act gave the British government direct control over Indian administration. Direct control over Indian administration. ठीक है, यानी यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देता है। देखिएगा, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देता है। अब देखो, हम इसके सिग्निफिकेंस को भी लिखेंगे, सिग्निफिकेंस को लिखेंगे, महत्व। इस जो एक्ट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूछा गया। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या रहा, ये क्या कर रहा है, अब ये डायरेक्ट कंट्रोल दे रहा। पहले क्या था, 1773 में रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही, अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, अब सबॉर्डिनेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो एक सबॉर्डिनेट बन के रहे ब्रिटिश सरकार। नहीं, पहले सबॉर्डिनेट नहीं। देखो, शुरू में ये था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि तुम जाओ ट्रेड कर, ट्रेड कर रहा, अपना ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ, यहाँ पे वहां से जो ट्रेड करोगे इंडिया से ब्रिटेन में लाओगे। ठीक है, ये चीजें ठीक चल रही थी। उसके बाद इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी करना स्टार्ट कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज किया। अब जब प्रॉब्लम आई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो टेक ओवर करने की कोशिश किया। टेक ओवर का मतलब कि तुम रेगुलेट करने की कोशिश की, कि तुमको रेगुलेशन किया जाए कि ऐसे तुम ठीक हो सकते हो क्या। लेकिन अब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार को लगा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल की जरूरत है। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट अपने अधीन रखने की जरूरत। ठीक है, तो यहां पे अब क्योंकि अब इसके प्रोविजंस देखो, ईस्ट इंडिया अब प्रोविजंस अगर आप देखोगे ब्रिटिश इंडिया है, क्या लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो लोग होंगे उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पे होगा, हमारे जो लोग होंगे उसका कंट्रोल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, हम अपने पर्सन को हम काउंसिल में बैठा रहे हैं, अपने पर्सन को हम काउंसिल में बैठा रहे हैं। हम तुम्हारा जो ब्रिटिश अब सपोज करो गवर्नर जो थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे। अब उनके पावर को कंट्रोल करके, छीन करके सीधे एक सेंट्रल पावर में दे रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ही कर रहा है ना। कहा कि क्लियर कट कहा कि तुम सबॉर्डिनेट ही रहो। ठीक है, इसका मतलब कि अब तुम्हारा इंटेंशन जो है, यानी ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार का जो इंटेंशन है सिर्फ रेगुलेशन करना नहीं, अब जो इंटेंशन हो गया है वो सबॉर्डिनेट करने का इंटेंशन। तो अब देखो ये क्यों हो रहा है, एक छोटी सी गलती ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्या कि उसने कर्ज ले लिया और कर्ज को बेल आउट करने के लिए वो ब्रिटिश सरकार के पास गया। उसकी जो उसका खामियाजा जो है इनको 1858 तक भुगतना पड़ेगा, और 1858 में इनको डिसॉल्व कर दिया जाए। उसकी शुरुआत हो रही है, कंट्रोल तो हो रहा है, जो कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस लिखिएगा। लिखिए, तो सिग्निफिकेंस में पहला लाइन ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, द कंपनी बिकेम,
द कंपनी बिकेम बहुत बढ़िया मुझे चल रहा है। आज कम से कम हम लोग का 1858 तक होना चाहिए था। ये पहुंच गया, लेकिन मैं सोचा था हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई नहीं। हाँ। तो, तो मेरी आवाज तो मीडियम कैसे आ जा रही है यार, मैं इतना तेज बोल रहा हूँ। एक बजते बजते मेरा गला फंसने लगता है। नहीं नहीं, बात ये है ना कि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि अगर हम इसको नहीं कवर करेंगे, वो टाइमली कवर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ पॉलिटी थोड़ी ना पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सब में टाइम चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको यूपीएससी में जनरलाइज्ड होना, स्पेसिफाइड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं होना। आपको पॉलिटी में पीएचडी नहीं करना, इतना पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम निकल। तो जो जनरलाइज होता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपको सबको पढ़ना होगा। अब एक ही सब्जेक्ट में हम पूरे साल पढ़ते रहे तो पीएचडी तो हम कर लेंगे, हमारी नॉलेज तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होगा? प्रीलिम्स से 20 मार्क्स, 20%, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हो गया। लिखिए, सेकंड लाइन लिखिएगा, द कंपनी बिकेम, द कंपनी बिकेम subordinate to the British government, subordinate to the British government, company became subordinate to the British government, unlike as unlike as in the previous regulating act, unlike as the previous regulating act 1773, unlike as previous regulating act 1773, where the government only where the government only sought to where the government only sought to regulate 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 matters regulate matters and not take over, regulate matters and not take over। यानी 1773 में 1773 में टेक ओवर करना नहीं चाहती, सिर्फ रेगुलेट करना चाहती। ठीक है, 1773 में सिर्फ रेगुलेट करना चाहती थी, लेकिन इस प्रोविजन से 1784 के प्रोविजन से हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ टेक ओवर करना चाहती है, कंप्लीट अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, यानी सबॉर्डिनेट बनाना चाहती है। हिंदी में लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत कंपनी इस अधिनियम के तहत कंपनी ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम के तहत कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन बन गई, कॉमा देकर के लिखिएगा, पहले
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जहां ब्रिटिश सरकार, जहां ब्रिटिश सरकार कंपनी को विनियम विनियम करना चाहती थी, जहां कंपनी को विनियम करना, वहां जहां कंपनी, ये लिखिएगा, जहां कंपनी की इच्छा, जहां ब्रिटिश सरकार की इच्छा कंपनी को विनियम करना था, ना कि विनियम करना था, ना कि अधीन बनाना। जहां कंपनी की इच्छा, जहां ब्रिटिश सरकार की इच्छा कंपनी को विनियम करना था, ना कि अधीन बनाना, ठीक है। हो गया, ठीक। तो अगर आपसे प्रीलिम से पूछा जाए कि which act, under which act company became, first time company became the subordinate to the British government, तो कौन सा एक्ट होगा? और आपके ऑप्शन में 4 एक्ट दिए हुए हों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, अमेंडिंग एक्ट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा? अंडर विच एक्ट कंपनी बिकेम द सबॉर्डिनेट, फर्स्ट टाइम कंपनी बिकेम द सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी किस अधिनियम के तहत कंपनी ब्रिटिश सरकार की अधीन बन गई? पहली बार कंपनी ब्रिटिश सरकार की अधीन बनी किस एक्ट के तहत? फिट्स इंडिया एक्ट, वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन, ठीक है। तो यहां आपका एंड होता है फिट्स इंडिया एक्ट। देखो अब फिट्स इंडिया एक्ट में क्या मिला? क्लियर लॉ, ठीक है, इट इज द पावर ऑफ क्लियर लॉ। 1773 में लॉ की क्लैरिटी नहीं थी, यहां पे लॉ की क्लैरिटी है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये हुआ कि कोई भी लॉ अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बनाएगी तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना। इंडिया में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी लॉ बनाती है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कोई भी रेगुलेशन इंडिया में जब पास तभी होगा जब ब्रिटिश सरकार उसको मंजूरी, ठीक है। लेकिन स्टिल फिट्स इंडिया एक्ट ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये भी एक तरह से फेलियर रहा। तो इतने प्रोविजन पढ़ने के बाद भी फेलियर हो जा रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखना, या कंपनी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार में बैठे हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने ब्यूरोक्रेट्स थे वो सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार, और उनको तोड़ना आसान नहीं था, ठीक है। तो ये जो एक्ट रहा, इसने सबॉर्डिनेट करने की कोशिश की, बट स्टिल ये फेल रहा, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल इस एक्ट से भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट स्टार्टेड मेकिंग सबॉर्डिनेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टेड ऑफ रेगुलेट। अब यहां से ये होगा, लिख लीजिए जरा, लास्ट लाइन लिख लीजिए। नाउ द फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट स्टार्टेड, या फर्स्ट इंडिया एक्ट स्टार्ट मेकिंग, नाउ द फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट start making start making subordinate to East India Company instead of
इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग। यानी अब पहली बार फिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को अधीन बनाना शुरू किया, विनियमन के बदले। कैसे लिखेगा? विनियमन के बदले अधीन बनाना शुरू। पहली बार फिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी को अधीन बनाना शुरू किया, अधीन बनाने की शुरुआत की विनियमन के बदले। ठीक है, तो यहां पे आपका फिट्स इंडिया एक्ट भी खत्म। नेक्स्ट एक्ट है सेकंड। अब देखो, सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट पे हम लोग आए 1773 से हम लोग आगे 1793। लोग 2.5 घंटे में 20 साल पूरा करेंगे, 20 साल पास करेंगे। ठीक है, चलो अब आएगा नाउ रेगुलेटिंग एक्ट। सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट 1790। सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट 1793। कई जगह से पैसा भी लिखा होगा एक्ट ऑफ 1790, चार्टर एक्ट 1790। अब कहा कि 20 साल के बाद आएगा, तो 20 इयर्स लगा सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, सॉरी रुक जाओ, अभी इससे पहले भी लिखो। चलो एक और एक्ट है, उसको एक पढ़ लो। नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं देता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता हूं, उसको भी कर लो। 1786 में, अब देखो अभी तक क्या था कि अभी तक छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, छोटा, बहुत छोटा है। अभी तक ये था कि वॉरेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पे बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे। एक नंद कुमार नाम के एक पर्सन को उसने फॉल्स एलिगेशन में उसने फांसी भी करवा। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल जिसपे इम्पीचमेंट हुआ, जिसपे ट्रायल हुआ, तो इतना ज्यादा करप्शन का चार्जेस लगा कि इन पे ट्रायल। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स जो थे, विलियम पिट थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसा गवर्नर जनरल बने जो बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब इंटेलिजेंस हो अच्छा, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हो और करप्शन फ्री। ठीक है, तो उन्होंने देखा तो एक पर्सन उनको मिला, वो था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स ने कहा कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाइए। कॉर्नवालिस ने यहाँ के सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन सकता, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। उस दो शर्तों को मानने के लिए एक एक्ट लाना पड़ा। तो इतिहास में एक ऐसा गवर्नर जिसकी शर्त को मानने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना, वो एक्ट था एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। ये इसका एम क्या था? टू अपॉइंट द लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इस एक्ट का एम था टू अपॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी इस एक्ट का उद्देश्य था कि बंगाल का कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना। ठीक है,
यहां पे इस एक्ट के तहत हमने एक्सेप्ट किया डिमांड ऑफ कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के शर्तों को हमने माना, यानी ब्रिटिश सरकार ने माना। ठीक है, कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी। कॉर्नवालिस को पता है कि देखो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, उसमें कुछ हद तक काउंसिल और गवर्नर जनरल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको सॉल्व किया गया है, गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, लेकिन स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती। काउंसिल में कंप्लीट अथॉरिटी चाहिए था कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ I will be commander in chief of British Army simultaneously with Governor General। लिखे लिखिए, I will be, कॉर्नवालिस की शर्त थी, कॉर्नवालिस का जो डिमांड था, कॉर्नवालिस का जो डिमांड था वो क्या था? He want to be, I will be the, यहाँ पे लिखिएगा डिमांड ऑफ कॉर्नवालिस, I will be the commander in chief of British Army simultaneously Governor General of Bengal। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी मैं ही रहूंगा और साथ में कमांडर इन चीफ भी रहूंगा। ठीक है, लिखिएगा, गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ, यानी सेना का सेनापति रहूंगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेना का सेनापति बनने की डिमांड थी कॉर्नवालिस के द्वारा, इसकी डिमांड। अब देखो ये क्यों कहा, अब क्यों कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं कमांडर इन चीफ रहूंगा और साथ में मैं गवर्नर जनरल भी रहूंगा। तो अब काउंसिल का स्ट्रक्चर समझो। काउंसिल में क्या था, कितने लोग, 3+1, 4 मेंबर काउंसिल में। अब पहले 4 था, अब 3 हो गया पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। 3 में एक जो था वो था कमांडर इन चीफ, दो अदर मेंबर हो गए, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल, यही गवर्नर जनरल भी है, यही कमांडर इन चीफ, इसके पास मेजोरिटी, एक इक्वल मेजोरिटी तो यही पे आ गई। दूसरी, कास्टिंग वोट की भी पावर मिली हुई है। तीसरा, इसने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। सेकंड डिमांड लिख लीजिए, सेकंड डिमांड ये था कि ही शुड बी गिवन पावर टू override the decision of his council in special cases। यानी इनका डिमांड क्या था कि हमें क्या चाहिए, ओवरराइड पावर चाहिए, ओवरराइड पावर चाहिए, ताकि ऑन द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल, ओवरराइड पावर ऑन डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ केसेस, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में, यानी विशेष, हिंदी में लिख लीजिए, विशेष मामलों में परिषद के निर्णय के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार। अब कुछ जो विशेष मामलों में, अब विशेष मामले तो कुछ नहीं बताया गया, क्या विशेष मामले होंगे, विशेष मामले वही होंगे जो कॉर्नवालिस कहेगा।
तो कॉर्नवालिस ने अपने आप को एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी कहा कि जो वो स्पेशल केसेस में डिसीजन जो होगा काउंसिल का डिसीजन को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, काउंसिल का मेजोरिटी कुछ भी हो, मैं जो कहूंगा वही सही है। अब यहाँ पे काउंसिल की मेजोरिटी कुछ भी हो, मैं ही कमांडर इन चीफ हूं, मैं ही गवर्नर जनरल हूं, इसके अलावा भी अगर कोई मेरे से अगेंस्ट जाता भी है, इसके अलावा भी इन सर्टेन कंडीशन इन स्पेशल केसेस आई हैव द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल। काउंसिल कुछ भी कहे मैं उसको खारिज कर सकता हूं, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी कॉर्नवालिस ने ले ली और इसको एक्सेप्ट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया द डिमांड ऑफ कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की जो शर्तें थी उसको ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया और 1786 के अप्रॉक्स में 95-86 के अप्रॉक्स में कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, ठीक है। 92-93 तक शायद रहता है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो हमने 1786 भी यहाँ पे कवर हो। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।